चलो देखो, हम आगे नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बहुत सारे चैप्टरों की बातें इसके अंदर डाल रखी है। प्रोटीन्स के बारे में बात यहाँ पे बता रखा है, प्रोटीन्स के बारे में 12th क्लास में पढ़ते हैं, सही। और डीएनए आरएनए के बारे में बता रखा है, डिटेल में हम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं डीएनए आरएनए के बारे में। एंजाइम्स के बारे में बता रखा है यहाँ पे, एंजाइम्स के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में एंजाइम्स आता है, सेम वैसा एंजाइम्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सही। और देखो बायोमोलिक्यूल्स बोलते किसको हैं, देखो 3 से 4 क्वेश्चन ले रहा है आजकल ये चैप्टर, नीट के अंदर इसका 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है ना। अब 3 से 4 क्वेश्चन है, उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स है क्या। सबसे पहले बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। हाँ लिविंग हो गया ना, जीव, लिविंग या जीव, है ना। और मोलिक्यूल्स का मतलब तो हो गया मोलिक्यूल, अणु। सभी जीवित जीव जिन अणुओं से मिलकर बने हुए हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अपन जिस चीज से मिलकर बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अपन पेड़ पौधे जिस चीज से मिलकर बने हुए हैं, प्लांट जिससे मिलकर बने हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखो अपन किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। मैं बात करूं लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या है, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। जीवन की सबसे छोटी या सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं हम, सेल। एक वर्ड बोलूं मैं, बायोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, नहीं। सेल भी तो कुछ चीजों से मिलकर बनती होगी, बायोमोलिक्यूल से, तो बायोमोलिक्यूल से। सेल का भी तो कुछ कंपोजिशन होगा ना, कि सेल किस किस से मिलकर बनी हुई है। जो जैसे वही बात होगी अणु परमाणु, केमिस्ट्री में पढ़ते हो वैसे, सबसे छोटा कौन है ना। सेम ऐसे मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट क्या है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। जैसे आप करोगे सर सेल है, तो सेल भी तो किससे मिलकर बनी होगी, बायोमोलिक्यूल्स से, सही। तो शुरू में बायोमोलिक्यूल्स में कौन आ गया, जिससे लिविंग चीज, जैसे हम बने हुए हैं, प्लांट्स बने हुए हैं, जो भी आप लिविंग चीज देख रहे हो वो जिस भी मोलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है उन सबको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। अब बात करते हैं हम कौन कौन से मोलिक्यूल्स से बने हुए हैं। अपने में 2 टाइप के मोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। अपने में 2 टाइप के मोलिक्यूल्स हैं, एक तो अपने में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, और एक अपने में है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स है। अब बात आती है ऑर्गेनिक तो क्या है और इनऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, आप तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, अब तो पूरी पता चल गया। कार्बन और उसके कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक। जो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड, कोई हाइड्रोजन और मान लो ऑक्सीजन मान लो, इन सब से मिलकर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक किसको बोलोगे, जिनमें कार्बन का कोई योगदान नहीं है। सिंपल भाषा में, आप तो मैं परिभाषा करवाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, अपने को तो आइडेंटिफिकेशन करना है कि इनऑर्गेनिक कौन है। तो इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, जैसे मान लो कैल्शियम मैग्नीशियम, सही, मान लो ये हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो गई, इनको क्या बोलते हैं हमें, इनऑर्गेनिक, सही। ये हो गया ऑर्गेनिक। अब अपने में है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट है। देखो जैसे जीव किससे मिलकर बना हुआ है, क्या घमंड, क्या लाइफ में नंबर लाना, क्या नहीं लाना, क्या पढ़ना, क्या रुकना, एक दिन सबको मिलना मिट्टी में ही है, सही। हम 5 महाभूतों से मिलकर बने हुए हैं, एक दिन इन 5 महाभूतों में ही विलुप्त हो जाएंगे। कोई भगवान स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, कोई नेक्स्ट जीवन नहीं है, कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं है। जो भी मौज मस्ती करनी है इसी जनरेशन में करो, एक दिन सबको इन्हीं 5 महाभूतों में मिलना है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, एक दिन इन्हीं के अंदर जाकर हम मिल जाएंगे, सही। अपना कार्बनिक पार्ट तो जलकर ऊपर उठ जाएगा, सही। कार्बनिक पार्ट तो जलकर आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, इनमें चला जाएगा। और जो और इनऑर्गेनिक पार्ट है अपना, वो किस में चला जाएगा, पृथ्वी महाभूत के अंदर चला जाएगा, राख बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाएंगे। और उसी मिट्टी को लेकर एक दिन गंगा जी में डाल देंगे। गंगा जी में भी तो कौन सा महाभूत है, जल महाभूत है। तो अपने को मिलना इसी में है, बने भी इसी से हैं। ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि हम 5 महाभूतों से मिलकर बने हैं, पर इसका एविडेंस तो दो, कौन बताएगा। कैल्शियम निकाल के तो बताओ मेरे में से कैल्शियम कहाँ पे है। ऐसे थोड़ी लो कैल्शियम फास्फोरस क्लोरीन पोटेशियम, ऐसे थोड़ी है, नहीं है। ये कार्बनिक पार्ट कहाँ पे अपना, ऐसा नहीं,
अपन ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आपके जैसे कोई महान व्यक्ति इधर पीछे बैठे हुए हैं, वो बोल रहे होंगे कि सर एनालिसिस करके तो बताओ, हमें कैसे पता ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, है ना, ऐसा है। तो देखो आगे हम एनालिसिस करते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या है, सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं अपने में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या क्या है उसके बारे में, या सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक के बारे में देख लेते हैं, वो सिंपल है। सबसे पहले अपने में इनऑर्गेनिक चीजें क्या है उसका पता कैसे लगाइए। इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस कैसे करें हम इनऑर्गेनिक एनालिसिस। सबसे पहले एक आप काम करो, एक कोई प्लांट सेल ले लो, प्लांट सेल, पादप कोशिका लो कोई भी प्लांट सेल, जैसे आप कोई लीफ ले लो, सही, या कोई ह्यूमन सेल ले लो, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल की मैं बात करूं तो आप लीवर सेल ले लो, लीवर सेल ले लो। जैसे मैं तो एक प्लांट सेल लेके बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने बोल दिया कि आप प्लांट सेल लाओ और प्लांट सेल में एनालिसिस करो। तो आप में से दो जने जाएंगे, दो प्लांट में दो लीफ तोड़ के लेके आएंगे। अब मैं बोलूंगा इनको जलाओ, जल जाएगी क्या? वो नहीं जलेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो उनका उसके अंदर पानी भी है, क्योंकि वो है क्या नाम है, पानी भी है ना। तो हम उसको अब सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राई वेट बनाएंगे, और ड्राई वेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। और सूखने से क्या होगा, पानी तो वहां से बाहर निकल जाएगा लीफ में से, और बच गई अपने पास में ऐसे लीफ मिल गई, वो मिल गई, उसके अंदर क्या है, अब पानी नहीं है। अब एक काम करो, आप इसको जला दो, जला दो। जैसे ही आप जलाओगे, ऑर्गेनिक पार्ट तो जलकर ऊपर चला गया, कार्बनिक पार्ट, जैसे CO2, कोई पानी था वो भी उड़ गया, ऐसे बन के निकल गया यहां से। इनऑर्गेनिक पार्ट क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा, सही। उस इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर आप एनालिसिस करो, जो राख बनी है, बसम बनी है, एस बनी है, उसको आप एनालिसिस करो। और एनालिसिस करोगे तो उसमें देखोगे आपको कैल्शियम भी मिल गया, आपको फॉस्फोरस भी मिल रहा है, मान लो, है ना, सोडियम भी मिल रहा है, ऐसे इनऑर्गेनिक चीजें मिल रही है। तो आप देख के बता सकते हो, देखो सर इतनी इनऑर्गेनिक चीजें मिलती है यहाँ से भी, सही। मूंगफली पाड़ रखी है, जाओ न्याण के लगा दो। न्याण ऐसे तो जलेगा नहीं, सबसे पहले उसको सूखने दो, सूखने के बाद में जैसे ही जलाओगे, वो जल गया तो कार्बनिक पार्ट ऊपर चला गया, इन और ऑर्गेनिक पार्ट तो ऊपर चला गया, इनऑर्गेनिक पार्ट नीचे रह गया, जो बसम राख बनी है उसमें से मूंगफली निकाल लो, बच गया वो एनालिसिस। कितनी बार एनालिसिस कर चुके होंगे तुम, कर चुके हैं, बस यही एनालिसिस बताता है इसका। और दूसरा आता है अपने ऑर्गेनिक चीजों का एनालिसिस करना, दूसरा आता है ऑर्गेनिक एनालिसिस। ये तो आपने बता दिया कि इनऑर्गेनिक चीजें तो सिंपल है, ऑर्गेनिक चीजों का एनालिसिस आप कैसे करोगे। तो ऑर्गेनिक चीजों का एनालिसिस करने के लिए भाई साहब, हेलो, गुड मॉर्निंग, चाय की व्यवस्था की जाए आपके लिए, है ना, नींद आ रही है ना, ऑर्गेनिक एनालिसिस। ये क्या टेंशन में है तू, क्या तनाव है तेरे को, दिक्कत क्या है? सूरज नहीं निकल रहा इसकी टेंशन है, या सर्दियाँ जल्दी आ गई इसकी टेंशन है? क्या हुआ शाम को? अच्छा उसकी टेंशन है, हॉस्टल की सब्जी की टेंशन है। वो टेंशन नहीं लेने का, उसको देखना भी नहीं होता, केवल खाना होता है, सोचना भी नहीं होता उसके बारे में। ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे आप, वही लिविंग सेल लो, है ना, लिविंग सेल के अंदर वही प्लांट या एनिमल्स में से वही सेल ले लो आप। तो उनको सबसे पहले रोटार्ड एंड मोटर्स के ऊपर वो करो, पीसो, मतलब बायोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके ऊपर आप सेल को डालो, और एक एसिड डालो जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कौन सा है? ट्राइक्लोरो एसिटिक। ये एसिड याद रखना, क्वेश्चन बस यही है, कौन सा एसिड डालते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। वो डालो और उसको मिक्स करो। अब मिक्स हो गया, सेल है, सेल के अंदर कौन मिक्स हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब उसका घोल बना लो पूरा, और उस घोल को छानो आप, सही। छानने पर जैसे जैसे मान लो आपने ऐसे छानने लग गए, यहाँ पे एक कीप लगा दिया और यहाँ पे लगा लिया छन्नी, और यहाँ पे आप छानने लग गए, सही सही। अब जो छानोगे तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स अपने पास, एक तो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हिंदी में शुष्क अणु और वृहद अणु, दो प्रकार के हैं। तो बताओ छनकर यहाँ से शुष्क वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आएंगे, नीचे। तो यहाँ पे तो कौन आ गया अपने पास में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वृहद अणु, मैक्रो मॉलिक्यूल्स।
अरे वही हो गई ना, चाय चाय है, चाय के अंदर आप एक तो चीनी डाल दो, चाय पत्ती है ही, और उसको आप छानो, तो चाय पत्ती और चीनी में से चीनी मोटी है मान लो, पर चीनी तो घुलकर कहाँ पे आ गई, यहाँ पर, और चाय पत्ती कहाँ पे रह गई, यहाँ पर, तो चाय पत्ती बड़ी मॉलिक्यूल्स है, या चाय में नमक डाल दो आप तो सही, नमक तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, और चाय पत्ती यहाँ पे रहेगी, तो बड़े मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे आ गए, जो यहाँ पे रहते हैं इनको बोलते हैं रिटेंट। क्या बोलते हैं, रिटेन हो गए, मतलब ये यहाँ पे आया ही नहीं, रिटेन। और इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं निस्यंद, इसको तो बोलते हैं हम निस्यंद, और इसको बोलते हैं हम धारित। धारित का मतलब ये हो गया, ये तो हो गया फिल्ट्रेट, और ये हो गया रिटेंट। तो एक तो रिटेंट मिला अपने को और एक फिल्ट्रेट मिला, सही। अब हम बात करेंगे यहाँ पे तो कौन आया यार, यहाँ पे कौन आया, ये माइक्रो है या मैक्रो, तो इनकी साइज ज्यादा होनी चाहिए या कम, कम, तो इनकी साइज होती है 18 से 800 डाल्टन। डाल्टन बताया था साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, जैसे हम जानते हैं ना किलोग्राम, ग्राम, है ना, सेम वैसे ही डोल्टन मापते हैं, डोल्टन बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, तो 18 से 800 डोल्टन के बीच में होता है। और ये वाले मैक्रो है या माइक्रो, इनकी साइज कम होगी या ज्यादा, ज्यादा, तो कितनी होगी, 800 डाल्टन से भी ज्यादा, 800 डाल्टन से ज्यादा वाले इधर आ जाएंगे और 800 डाल्टन तक वाले इधर आ जाएंगे, डाल्टन है ना, वो आ गई। और देखो अब इसके एग्जांपल्स में से मैन आता है, मैं बात कर रहा हूं माइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे। दो चीज मैं बोल रहा हूं, एक तो है मोनोसेकेराइड और एक है पॉलीसेकेराइड। बड़ा यूनिट कौन सा है आप तो बताओ इन दोनों में से। मोनो बड़ा है, पोली, पोली यानी तो अनेक, सेकेराइड मतलब शुगर जिसमें बहुत सारी शुगर हो मोनो का मतलब एक, सेकेराइड का मतलब शुगर जिसमें एक शुगर यूनिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। तो मैं एक चीज बताऊं, मैं मोनोसेकेराइड को यहां लिखूं या यहां नीचे, क्योंकि मोनोसेकेराइड छोटी यूनिट है, माइक्रो है, तो ये एक तो आ जाएगा मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। और यहां पे क्या लिखूं, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। यहां पे लिख दिया मैंने मोनोसेकेराइड, है ना। मोनोसेकेराइड में तो कितनी यूनिट है, एक, ये तो ये हो गया। दूसरा याद रखना, देखो यहां पे मैं, एक तो है अपने पास में अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स, एक है प्रोटीन, दोनों में से बड़ा कौन है, प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से मिलकर है। तो प्रोटीन किस में आएगा, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो। तो एक इसका एग्जांपल है प्रोटीन, और इसका एग्जांपल लिख दूं मैं अमीनो, अमीनो एसिड, सही। और देखो इसका एग्जांपल में एक आता है लिपिड, लिपिड, एक आता है न्यूक्लिक एसिड, ये इसके एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे थोड़ा लिपिड वाले में प्रॉब्लम आती है कि लिपिड होता है ना, लिपिड, इसको ध्यान रखना, लिपिड, लिपिड, लिपिड का मोलिकुलर वेट तो 800 डाल्टन से भी कम है, 800 डाल्टन से कम है। लिपिड का मोलिकुलर वेट कितना है, 800 डाल्टन से कम, 800 डाल्टन से कम है, तो ये माइक्रो मोलिक्यूल्स होना चाहिए या मैक्रो, मैक्रो होना चाहिए या माइक्रो, माइक्रो, पर मैंने लिखा किसमें है, मैक्रो में। तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि लिपिड का, लिपिड में ये 800 डाल्टन से भी कम है, फिर भी हम इसको माइक्रो मोलिक्यूल्स में क्यों लिखते हैं, क्योंकि लिपिड होता है ना, लिपिड वो एसिड में या वाटर में सोल्यूबल नहीं है, घुलता नहीं है, एसिड में या वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो क्या किसी में नहीं घुलता, क्या घुलता है, अपने समान आयंस में घुल जाता है। जैसे नॉन पोलर आयंस, ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर नॉन पोलर में घुल जाएगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल जाता है, सही। जैसे आप पानी लो, पानी, पानी के अंदर तेल डाल दो, डीजल डाल दो या पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल पानी में घुल जाएगा क्या, ऊपर तैरने लग जाएगा, सही। आप उसी पेट्रोल के अंदर केरोसिन डाल दो, केरोसिन घुल जाएगा पेट्रोल में, घुलेगा, तभी तो मिलावट करते हैं, तेल के अंदर मिलावट नहीं होती क्या, ऑयल या डीजल। जैसे मान लो आप तो घी मान लो, आपके पास घी है, घी के अंदर दूसरा घी सिंथेटिक वो लिया हो आप, तो घी लिया हो, वो घुल जाएगा उसके अंदर, पर घी में पानी की मिलावट नहीं कर सकते ना कभी, है। जैसे तुम्हें हॉस्टल के अंदर घी है, घी के अंदर पानी डाल के रोटी चौपड़ के दे लो खाओ, घी देते ही नहीं ना, हाँ घी हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, हार्ट अटैक आते हैं, हार्ट अटैक से बचाव करें, है ना,
घर वाले देते हैं आपको? तो घर वाले तो देंगे, घी भी ये दे। अगर स्कूल वाले तुम्हें घी देने जाए, तुम डेली का 2 पीपा 1 पीपा है, फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। तो देखो कितनी जल्दी बोले घी भी नहीं देते हैं, चाहिए तुम्हें घी है? नींद तो अभी आ रही है। 1400 रुपये 5 दिन के हैं, 6 दिन के हैं। ये एक जना 1 पीपा खा जाए पूरे महीने के अंदर है? ये देखो इधर 800 डाल्टन से कम है। तो ये क्या है देखो, ये एसिड सोल्यूबल पोल में क्यों नहीं आता, इनसोल्यूबल में क्यों आता है? क्योंकि ये वाटर या एसिड में इनसोल्यूबल है, वाटर या एसिड में इनसोल्यूबल, वाटर या एसिड में ये क्या है, इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल होने की वजह से क्या है, ये घुलता नहीं है, तो ये इसके अंदर दिखाई देगा आपको, है ना। और ये यहाँ पे नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन में दिखाई देता अपने को। और जब हम इसको पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है। और टुकड़े क्या बनाते हैं, वेक्यूल्स बना लेती है, पुट्टिकाएं बना लेती है। और वो पुट्टिकाएं जल में नहीं घुलती, नहीं घुलती तो वो ऊपर ही रह जाती है। इसलिए ध्यान रखना, जो मोनोसेकेराइड है सारे, सॉरी पॉलीसेकेराइड है, सॉरी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रो मतलब बड़े अणु हैं, वो सारे बहुलक बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। पर लिपिड कभी पॉलीमर नहीं बनाता, क्योंकि लिपिड खुद रियल में तो माइक्रोमोलिक्यूल्स है। वो तो ये प्रॉपर्टी आ गई उसकी कि वो वाटर में इंसोल्यूबल है, तब ऊपर रह गया, नहीं आता ये। सही, ये ध्यान रखना। फिर एक दूसरा दे रखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पिछले 2-3-4 सालों में नीट में इसका ट्रेंड अच्छा खासा हो गया। एक एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने लग गया वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर से। मैं आपको बताऊं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में से। देखो ये टॉपिक है प्राइमरी, प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज। इसको ऐसे याद करना, सबसे पहले प्राइमरी का मतलब सबसे पहले आने वाले। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किनको बोलते हैं? वे मेटाबोलाइट्स जो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और प्लांट्स में अपने को उनके फंक्शंस भी पता है, उनको तो बोलते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे मैं पूछूं आपको, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करता है। मैं बोलूं प्लांट्स में गोंद क्या करता है? गम। उसका कोई रोल अपने को नहीं पता ना, सही। पर अपने गोंद क्या काम आता है ये अपने को पता है, बहुत सारी औषधियों में इनमें काम आता है गोंद, सही। जो प्लांट्स के अंदर जिनको फंक्शन अपने को पता है कि ये काम, जैसे मैं बोलूं प्लांट्स में ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा ग्लूकोज ही, है ना। तो मैं बोलूं ग्लूकोज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? प्राइमरी। जिसके फंक्शन अपने को पता है प्लांट्स में क्या है, उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जिनके फंक्शन अपने को प्लांट्स में पता ही नहीं है, उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब यहां पे आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? जिनके फंक्शंस अपने को प्लांट्स में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है, पर अपने को पता है उनके फंक्शंस क्या है, सही। इसमें देखो, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? एक पारिस्थितिक महत्व के होते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनका, परिस्थिति के अंदर बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। पर ध्यान रखना सेकेंडरी, जैसे मैं पूछूं आपको प्लांट्स में कांटे क्या काम करते हैं? सुरक्षा करते हैं, ये तो है। इसने ये भी दिया है कि मेन जरूरी, कल को मान लो आप प्लांट से कांटे को हटा दो तो प्लांट्स मर जाएगा क्या? नहीं मर, प्लांट्स तो वैसा का वैसा रहेगा, वो केवल प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है, सुरक्षा के काम करते हैं केवल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स दे रखे अपने, जैसे पिगमेंट्स के बारे में बता रखा है। सबसे पहले वर्णक, वर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट्स। कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स और एंथ्रासाइनिन। देखो इसने क्लोरोफिल नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल का तो अपने को फंक्शंस पता है। तो कैरोटीनॉइड्स और
एंथ्रासाइनिन्स हो गए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्न में से कौन सा एक वर्णक है? मॉर्फिन, मोनोट्रपिन, एंथ्रासाइनिन, विनब्लास्टिन, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। कौन है वर्णक? केराटिनोइड्स और एंथ्रासाइनिन। इस टेबल से पिछले 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस टेबल में से नीट के अंदर। सही। दूसरा पूछेगा एल्केलॉइड्स कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडेसिन, ये एल्केलॉइड्स है प्लांट्स के अंदर। अपने को तो पता है मॉर्फिन अपने में दर्द निवारक होती है, पेन किलर का काम करती है, पर प्लांट्स में कौन सा पेन किलर का काम कर रही है अपने को कुछ नहीं पता, प्लांट्स के अंदर क्या फंक्शन कर रही है, इसलिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में है। टर्पिनोइड्स होते हैं मोनोटर्पिस और डाइटर्पिस होते हैं। ये टर्पिनोइड्स हो गए। आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल्स हो गए इनके अंदर, कौन से? ये नींबू घास तेल, सही, लेमन ग्रास ऑयल्स है, ये इसका आ गया कौन सा? आवश्यक तेल में। टॉक्सिक होते हैं इसके अंदर एम्ब्रिन और रिसिन। एक तो इसका याद रखना, एक इसका याद रखना, इन दो का ज्यादा पूछ सकता है आपको, और तुम गलत भी, तुम बता कि सबसे ज्यादा गलती क्या करोगे इस टॉक्सिक के अंदर? आप मॉर्फिन और कोडेसिन करके आ जाओगे। अब तक पूछा है ना, तो एक बार ये पूछा था लैक्टिन है, सॉरी क्वेश्चन क्या आया था नीट के अंदर, कौन केनेवेलिन ए है? लैक्टिन, ड्रग्स, टॉक्सिन, एल्केलॉइड्स, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। कौन है? या ये दे देगा, चार इधर दे देगा, चार इधर दे देगा, मेज कॉलम करवा लेगा। और एक बार नीट ने क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछा था, निम्न में से कौन सा एक वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? कौन सा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? उसमें एक ऑप्शन में दे रखे था केराटिनोइड एंथ्रासाइनिन, एक में दे रखे थे एम्ब्रिन रेसिन, एक में दे रखा था विनब्लास्टिन कुरकुरेमिन, एक में दे रखा था ग्लूकोज और अमीनो एसिड। क्योंकि ग्लूकोज के अमीनो एसिड तो प्रोटीन बनाता है, अपने को फंक्शन पता है इनके, तो वो आंसर हो गया उसका। इन सब के तो अपने को फंक्शन से नहीं पता है, सही, तो ये ध्यान रखना, विनब्लास्टिन, कुरकुरेमिन, रबर, गोंद, इनके बारे में याद रखना। एक थोड़ा यहाँ पे ये दे रखा है, एक टेबल और है, ये ये याद रखना। इस टेबल में क्या बता रखा है? कंपेयर कर रखा है अपने में, ह्यूमन बॉडी में और अर्थ सरफेस के ऊपर एलिमेंट्स कितना कहां पाया जाता है। जैसे हम अपनी बात करें, अपने में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है? कौन सा? ऑक्सीजन, है ना? कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। मैं बात करूं अर्थ सरफेस के ऊपर कौन सा पाया जाता है? बताओ। ये तो नहीं टिप नहीं दूंगा। नाइट्रोजन। कौन सा? कौन सा? फिर आप ये से क्यों पढ़ते हो 78%, 78% नाइट्रोजन होता है? हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अर्थ सरफेस की, है ना, ध्यान रखना, भूपरिटी अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। और मैं बात कर रहा हूँ एक ह्यूमन बॉडी की। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर में अंतर समझ रहे हो ना? सही, उनकी बात कर रहा है। अब आप बोलोगे अपने में ऑक्सीजन कहाँ पे है? ऑक्सीजन फ्री स्टेज में तो नहीं मिलती, ऑक्सीजन फ्री स्टेज में नहीं है, पर H2O में ऑक्सीजन है। पानी कितना है? तो पानी के अंदर ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब मिट्टी होती है, मिट्टी मिट्टी SiO2 के रूप में होती है, सिलिका के साथ ऑक्सीजन है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। कितनी परसेंट अपने में ऑक्सीजन? देखो, भूपरिटी के ऊपर तो 46.6% है और मनुष्य शरीर में 65 है। आपको परसेंटेज बिल्कुल याद नहीं करना, आपको ये पूछ लेगा कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस पे या ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरा अपने में तो बात कर दो, देखो देखो, मनुष्य शरीर में तो ऑक्सीजन है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा है मनुष्य शरीर में? कार्बन। अपने में तो ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे। अब बताओ आप, अर्थ सरफेस पे दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? सिलिकॉन। ये तो यहां से देख लिया। आप बताओ सिलिकॉन क्यों आया? मिट्टी, क्योंकि सिलिका होती है वही मिट्टी होती है, सिलिका मतलब SiO2। अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी ज्यादा मिट्टी है, सही, तो मिट्टी है, तो दूसरे नंबर पे कौन आ गई? सिलिका। पर अपने में थोड़ी होती है मिट्टी, कहाँ नहीं, वो तो थोड़ी बहुत खाई होगी बचपन में, तब आई होगी, है ना, वैसे इसको इसके बाद में थोड़ी खाई, नहीं खाई, अब थोड़ी खाते हो, नहीं खाते हो ना, है ना? हाँ तो बबूती खा लेते हैं थोड़ी बहुत, बबूती भी तो मिट्टी है? नहीं खाते बबूती? क्या हुआ? क्या बोल रहा है वो?
हाँ तो उसका, हाँ तो देखो उसका कार्बनिक पार्ट तो जल गया, नहीं खाते तेरे को लाके दे, हाँ लो भगवान, तू देखना जैसे वो एग्जाम लगेगी उससे पहले तेरे को दे दे बबूती भाई साहब, चपेट दाग जाए क्या पता, भगवान बचाना बचाना, वो तो मैं गलती से बोल दिया क्लास के अंदर थोड़ा बहुत, आगे तो ध्यान रखना है ना। ये तो देखो ऑक्सीजन सिलिकॉन, इधर कार्बन है। तीसरे नंबर पर अपने इधर कौन सा एलिमेंट्स है, इधर दे रखा अपने में कैल्शियम, कैल्शियम है। और इधर कौन सा दे रखा है तीसरे नंबर पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर दे रखा है कैल्शियम, इधर भी, सॉरी हाँ नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम, ऐसे एलिमेंट्स ध्यान रखना। आगे देखना, ये आयंस कौन से दे रखे हैं, जब आपने एनालिसिस किया, जब आपने इनऑर्गेनिक एनालिसिस किया, इनऑर्गेनिक एनालिसिस कब किया था, जब आपने प्लांट्स या लिविंग सेल को जलाया था, उस समय किया था आपने इनऑर्गेनिक एनालिसिस। जब आपने इनऑर्गेनिक एनालिसिस किया उस समय आपको मिले अपनी सेल में कौन कौन से एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, सोडियम मिला आपको, पोटेशियम मिला आपको, कैल्शियम मिला आपको, मैग्नीशियम मिला आपको, पानी मिला आपको, और कंपाउंड कौन कौन से मिले, NaCl मिले, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट मिले अपने को, ये मिले बस। अब तुम्हें यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो इतना भी बावड़ा नहीं है कि नीट वालों को ऐसे दे दे कैल्शियम से मैच करो, पोटेशियम से मैच करो, कंपाउंड से मैच करो, ऐसा कुछ नहीं बनाएगा, इस टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं देगा, बस ध्यान रखना। एक टेबल और दे रखी है, जी ये तो प्रोटीन तो पढ़ा है नहीं अभी। ये देखो कोशिकाओं का औसत संगठन, जब हमने देखा सेल को लिया और सेल में अपने अपन ने देखा कि सेल में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे अपना शरीर किससे मिलकर बना है, सबसे ज्यादा क्या है अपने शरीर में, है तेल है, क्या बोल रहे हैं, तेल है, सेल है, अरे सेल तो है, सेल तो पूरी बेसिक यूनिटी सेल ही है, पर सेल में भी क्या है सबसे ज्यादा, जल, पानी। तभी तो मैं बोल रहा था आपको पंच महाभूतों से बने हैं, सबसे ज्यादा तो सेल है। तो सेल में देखो वाटर है, वाटर कितना हो गया 70 से 90%, वो वेरी करता है सेल टू सेल, कोई सेल में पानी की अमाउंट ज्यादा है, कईयों में कम है, तो कितना परसेंट है 70 से 90%। दूसरे नंबर पे कौन है, प्रोटीन, प्रोटीन कितनी है 10 से लेके 15% तक, सही। तो सबसे ज्यादा तो कौन है, वाटर, और उसके बाद में कौन है, प्रोटीन, ध्यान रखना प्रोटीन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा तो H2O, H2O का तो वैसे ही पता होगा, आप पढ़ते हो कि अपनी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा होता है ना, पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी ज्यादा है ना, ऐसे पढ़ते रहते हो पानी। दूसरे नंबर पे प्रोटीन, सारे एंजाइम्स प्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं, अपनी बॉडी के सारे एंजाइम्स प्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं, और सारे फंक्शन ही प्रोटीन करती है। और आप तो जेनेटिक्स में पढ़े होंगे कि पहले तो ये बात मानते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो भी फंक्शन करते होंगे, पढ़े थे ना। फिर वो तीन वो महिलाएं आई थी, उन्होंने बताया था सबसे पहले कि एवर्टी मैकार्टीर वो आई थी, बोले नहीं नहीं वैसा प्रोटीन नहीं है, कुछ डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। फिर उनकी बात को नहीं माना था, फिर हर्षे और चेस आए थे, फिर उन्होंने सबसे पहले बताया था कि नहीं डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं होता। तो पहले तो प्रोटीन को तो जेनेटिक मटेरियल तक मानने को तैयार थे हम, सही। तो प्रोटीन है। फिर उसके बाद में कौन है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, डीएनए और आरएनए, ये अपनी बॉडी में ज्यादा है, कितना है ये 5 से लेके 7% तक पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। फिर उसके बाद में कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन है कार्बोहाइड्रेट, फिर कौन है लिपिड, फिर कौन है आयंस। तो ये ध्यान रखना। हाँ इधर देखो, यहां से टेबल वाला क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, वो जल तो नहीं दे मान लो आपको, और प्रोटीन भी नहीं दे, ये 4 लिख दे, इनमें मैच कॉलम करवा दे, तुम में से आधे गलत करके आ जाओ अब भी, कौन क्या है। क्योंकि वाटर को तो आप मैच कर लोगे ज्यादा वाला, उसको भी कर लोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ याद रखना। सबसे लंबा नाम है न्यूक्लिक एसिड, 2 नामों का है, तो उसको ज्यादा कर दो, सबसे ज्यादा ये दे रखे, सबसे ज्यादा कौन सा, देखो यहाँ पे भी 2 नाम है, तो यहाँ पे भी 2 है, 5 और 7, 2
तो 2, 5 और 7 मैच कर देना है ना, 5 और 7% के बीच में। उसके बाद में बड़ा नाम कौन है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को कितना कर दो 3। फिर कौन है, लिपिड, लिपिड में देखो 2 मात्रा है, इधर मात्रा ही नहीं है, तो बड़ा तो यही हुआ ना, तो लिपिड कितना हो गया 2। फिर कौन हो गया, आ गया आयंस, आयन कितने हुए 1, ठीक है ये।